नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है हमारा अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी यूपीएससी के लिए तैयारी अनअकैडमी कराती है। और इस चैनल पे रोजाना 1 बजे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें क्या है कि कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसका जो टॉपिक है ये आज हम लोग कवर करेंगे। हमने इसमें मूल अधिकार पढ़ लिया है, लास्ट थोड़ा सा मूल अधिकार का बचा है कि मूल अधिकारों का, कि जो भी हमको मूल अधिकार प्राप्त हैं उनका निलंबन कैसे हो सकता है, किन किन चीजों में मूल अधिकारों का निलंबन होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीकों से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस वगैरह, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स में मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो अनअकैडमी पे आपको यूपीएससी की तैयारियों में मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज है अनअकैडमी की। ये दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। जो प्लस है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है अनअकैडमी का। इसमें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, टेस्ट सीरीज, एसए वगैरह कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इसके लिए प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेज, कंप्लीट टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का यानी 1 ईयर का जो प्लान है वो है 49,500 रुपए। लेकिन ये है मेरा कोड, आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और फीस होगी आपकी आफ्टर डिस्काउंट 44,550 रुपए। और जो दूसरा है 24 महीने का 2 ईयर का प्लान, वो है आपका 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें आगे देखिए। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको प्लस कोर्स वाली सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ये चारों की चारों। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको एक पर्सनल कोच दिए जाएंगे तैयारी के लिए, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी, और पर्सनल फीडबैक भी मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है आइकॉनिक का, वो है 69,500। लेकिन वही आप अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो 10% डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट फीस होगा 62,550 1 ईयर का आइकॉनिक का। और 2 ईयर का आइकॉनिक लेते हैं 2 साल के लिए 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। 3 साल के लिए ले लेते हैं 1,41,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन अलग से ले सकते हैं अनअकैडमी में। ऑप्शनल के लिए अगर आप 1 ईयर का लेते हैं, 1 साल का, तो 27,500, कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट होगा 1 साल का 24,750। 2 साल के लिए ऑप्शनल लेंगे 40,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, 2 साल के लिए 2 ईयर का जो प्लान है वो 36,000 रुपए। 3 साल के लिए अगर कोई ऑप्शनल ले लेता है तो उसकी फीस है 50,000। लेकिन कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो 10% डिस्काउंट, और 3 साल का होगा 45,000 रुपए। ये सारी चीजें, ये सारा प्लान। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को पता ही है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस टेस्ट को दे भी रहे हैं। और ये आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज, जो ऑल ओवर इंडिया आप लोगों की रैंकिंग करेगा। और ये इसके लिए करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे जाना है। इस ऐप पे जा करके जो यूपीएससी सीएससी का सेक्शन है उस पे आपको देखने को मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। और आप अगर इसमें जाते हैं तो इस पे जाने के बाद क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय कोड मांगेगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको नहीं, जो जो लोग नहीं किए उनको कोड मांगेगा। तो कोड में जो मेरा कोड है स्वदीप, एक कोड आप डाल देंगे। एक कोड डालने पे आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाएगा। और ये 20 दिसंबर यानी कि संडे को हुआ था 11 बजे। और हर संडे संडे होता है 14 दिन पे, 14 डेज पे अल्टरनेटिव संडे को होगा। अब अगला जो होगा वो होगा 3 जनवरी सुबह 11 बजे। तो ये सारा प्लान। ये जो टेस्ट होगा 45 मिनट का, 60 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 13 टेस्ट होंगे। ठीक है। और इस पे जो रैंक 1 से 3 तक आएंगे वो 3 मंथ का अनअकैडमी का उनको सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री में, या इतने ही प्राइस वैल्यू का अमेजन का गिफ्ट कार्ड। और जो रैंक 4 से लेकर 150 तक आएंगे उनको 1,000 रुपए का अमेजन का वाउचर मिलेगा। आप लोगों को पता है कि 6 महीने बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, तो उसके लिए एक बैच शुरू
हो चुका है 21 तारीख से, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसके में सारा इसमें कोर्स कवर कराया जाएगा, पूरा मटेरियल वगैरह, डाउट क्लियरिंग क्लास वगैरह सब होगी। 6 मंथ का प्रीलिम्स का 2021 का बेस, 1 ईयर फाउंडेशन या 2 ईयर फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। ये सारा कुछ आप लोग जरूर देख लेंगे। वैसे इसमें एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेंगे उसमें कोर्स में कोड इस्तेमाल करेंगे स्वदीप, SWADEEP। इसका इस्तेमाल करने से आपको क्या है कि फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स के। ठीक है ना। और आप ये आइकॉनिक का प्राइस भी अभी आने वाले समय में हाइक होने वाला है, तो ये आप लोग देख लेंगे क्या क्या चीजें हैं, सारे इसके डिटेल हैं। ये सारा कुछ आप लोग करके इसको अपग्रेड जल्द से जल्द कर लीजिए। अब इस समय हम लोग रोजाना 1 बजे पढ़ते हैं 1 PM पे यूट्यूब पे भारतीय राज्य व्यवस्था, और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। हमने सारे मूल अधिकार को कवर कर लिया है। आज हम लोग एक इसमें छोटा सा टॉपिक बचा रह गया था, मूल अधिकारों का निलंबन। ये हम लोग आज कवर करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें है ध्यान से पढ़ते हुए। तो देखिए, आज पहला जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है, और सबसे खास बात क्या आप लोगों के लिए प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल देखते हुए चलेंगे। प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या क्या कह रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। GS मौलिक अधिकारों के निलंबन में क्या है कि किन किन परिस्थितियों में हमारे मूल अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। ये देखिए कि मौलिक अधिकार आंतरिक अधिकार नहीं है। स्टेटमेंट पहले पूरा पढ़िए। इन अधिकारों के प्रयोग पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, और संविधान में इन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जबकि राज्य को यह अधिकार होगा कि सार्वजनिक हित में नागरिकों को मूल अधिकारों को निलंबित कर सके, राज्य कर सकता है, या उनके प्रयोग पर निर्बंधन लगा सके। और निम्नलिखित दशाओं में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निर्बंधित अथवा निलंबित किया जा सकता है। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिन रीजन की वजह से राज्य चाहे गवर्नमेंट चाहे तो क्या करेगा, वो मूल अधिकारों पर निलंबन यानी रोक लगा सकता है। कैसा? प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में, सेना के सदस्यों के प्रतिरक्षा के संबंध में अनुच्छेद 33 के तहत, अनुच्छेद 34 के तहत लगाएगा जब सेना विधि लागू हो। ठीक है, जब सेना का कानून लागू हो तब। ठीक है, आपातकाल के दौर में संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 368 के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, या जब आपातकाल इमरजेंसी जब लागू हो यानी अनुच्छेद 352, ये जब मिलिट्री लॉ लागू हो जाएगा उसमें राज्य में, तब सेना की प्रतिरक्षा के दौरान संविधान का संशोधन करके अनुच्छेद 368 के तहत, या इमरजेंसी जब होगा देश में तब 352 के तहत। जैसे अभी आपने देखा होगा जो कोविड का दौर चला, कोविड-19 का दौर, तो जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था तो ये इमरजेंसी थी, लॉकडाउन हुआ था कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, तो ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ऐसे ही टाइम पे हो सकता है। हनन नहीं, उनको निलंबन कहा जाता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे चलिए क्या क्या है इसमें एक एक करके देखेंगे। कि जो पहला था प्रतिरक्षा यानी सेना के सदस्यों के संबंध में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां, अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य जो ऐसे सभी कानून देता है जो अवैध या असंवैधानिक होंगी, जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को किसी भी भांति कम कर सकती हैं या छीनती हैं। लेकिन अनुच्छेद 33 में इसका एक अपवाद भी है, जिसके अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उक्त व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को निर्बंधित या कम कर सकता है। अनुच्छेद 33 क्या क्या कह रहा है इसके संबंध में कि संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह प्रतिरक्षा या सेना के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों को किस मात्रा तक निर्बंधित या समाप्त कर सकती है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सके और उनमें अनुशासन बना रहे। यानी जो सेना के सदस्य हैं उनके लिए मौलिक अधिकारों का हनन कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें, और यह संसद को यह शक्ति प्राप्त है। क्योंकि हमारे जो भारतीय सेना में है वो भी भारत के नागरिक है, तो उनको भी सारा मूल अधिकार मिला है, लेकिन उस मूल अधिकार में संसद चेंज कर सकती है सेना के अंदर कर्तव्य और अनुशासन का पालन कराने के लिए। दूसरा, और इसमें और क्या पॉइंट कह रहा है कि संसद ऐसा केवल विधि मतलब कानून बनाकर ही कर सकती है, और अनुच्छेद 33 के प्रयोग में संसद ने निम्नलिखित अधिनियमों को पारित किया है, जैसे सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम
85 अधिनियमों के तहत नियम बना करके ये सैनिकों के संदर्भ में किया गया है। दूसरा, जब सेना विधि लागू हो, जब मार्शल लॉ लागू हो, सेना विधि लागू हो, क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 34 संसद को नागरिकों के मूल अधिकारों पर, ठीक है, संसद को किसके, नागरिकों के। जो अनुच्छेद 33 है वो सेना के लिए है, लेकिन जो अनुच्छेद 34 है वो संसद नागरिकों के मूल अधिकारों पर जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है, मिलिट्री लॉ अगर किसी क्षेत्र में लगा हुआ है, निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। और ऐसे समय में संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों का प्रयोग पर पूर्णतः या अंशतः निर्बंधन लगा सकती है। वस्तुतः जहां सेना विधि द्वारा मूल अधिकारों के प्रयोग पर पूर्णतः या अंशतः निर्बंधन लगा सकती है, ठीक है, पूर्णतः के बाहर विचरण नहीं करना हम नागरिकों को, जहां पे मिलिट्री लॉ वगैरह लागू है, तो ध्यान में रखेंगे। वस्तुतः आगे इसमें क्या कह रहा है, वस्तुतः जहां सेना विधि लागू होती है वहां नागरिकों के मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं या उनको निलंबित घोषित कर दिया जाता है। सेना विधि के प्रवर्तन के समय नागरिक न्यायालयों का निलंबन हो जाता है और उनके इस स्थान पर सैनिक न्यायालय कार्य करने लगते हैं। जो नागरिक न्यायालय वहां पे समाप्त हो जाएंगे, उस समय पे जो भी सैनिक न्यायालय है वो उस समय कार्य करते रहते हैं। संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके ऐसे अवधि में सेना प्राधिकारियों द्वारा सेना विधि के अधीन दिए दंड या किए गए कार्यों के दायित्व में उन्हें विमुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा होता कब है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में दंगा भड़क गया, चीजें हो गई, राज्य प्रशासन अगर मैनेज नहीं कर पाती, तो वहां पे फिर सेना विधि, मिलिट्री लॉ लागू हो जाता है और वहां पे जो फिर राज्य की जो न्यायिक व्यवस्था है वहां पे समाप्त हो जाती है और सैनिक न्यायालय का व्यवस्था चालू हो जाता है। और जहां पे मिलिट्री लॉ लागू हो जाता है वहां पे व्यक्ति का मौलिक अधिकार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है जब तक वहां पे मिलिट्री लॉ लागू रहेगा। आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 368 के द्वारा कर सकती है संसद अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार संविधान में समुचित संशोधन करके नागरिक के मूल अधिकारों को न्यून कर कम कर सकती है या उन्हें समाप्त कर सकती है। जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामलों में यह निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 में संशोधन करके मूल अधिकारों को लिया जा सकता है तथा ऐसी विधि अनुच्छेद 13 पर विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती है इस मामले में। और जैसे और भी मामले हैं इससे संबंधित, जैसे क्या करा कि किंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और संजय सिंह के मामलों में दिए गए अपने निर्णय को उलट दिया है और अभी निर्धारित किया है। अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त जो विधि है या शब्द है उसके अंतर्गत आती है और यदि वह भाग दिए गए उपबंधों में असंगत है तो उन्हें अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। और फिर 24वें संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया और इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 13 में एक नया उपखंड 4 जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत विधि नहीं है। मौलिक अधिकारों के निलंबन में और देखिए क्या क्या चीजें हुई हैं। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, आप सबको पता ही होगा कि मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संशोधन को विधिमान्य घोषित किया और यद्यपि न्यायालय ने उक्त संशोधन को विधिमान्य घोषित कर दिया किंतु संसद की संशोधन शक्ति पर महत्वपूर्ण परिसीमा भी लगा दी और न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि 368 के अधीन संसद की संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है और संसद इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये सारे वाद हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। और भी ये सब वाद हैं कि केशवानंद भारती वाद में क्या क्या चीज है, ये कि केशवानंद भारती निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में एक नया खंड जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि संसद की संशोधन की शक्ति सर्वोच्च है और उस पर किसी प्रकार की कोई परिसीमा नहीं लगाई जा सकती, यानी संसद हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन को किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
किंतु मिनरवा मिल मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए खंड 4 और 5 को इस आधार पर संवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि वे संसद को असीमित संशोधन शक्ति प्रदान कर संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते थे। ये सारे पॉइंट कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख लीजिएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, आपातकाल के समय क्या होगा। चौथा कि आपात घोषणा यानी किसी जगह अगर इमरजेंसी लगी है तो ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय संकट के समय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, और इसी उद्देश्य से संविधान में आपात उपबंधों को समाविष्ट किया गया है। कैसे, जैसे अभी कोविड का दौर आया तो कोविड के दौर में ये देखा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको इससे कोई नुकसान ना हो, सारी चीज, इसीलिए मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और वहां पे निलंबन किया गया। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 352 के तहत आपात घोषणा है। मौलिक अधिकारों का निलंबन में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 352 यह उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, ये समाधान नहीं होगा, राष्ट्रपति को यह अनुमान होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में संकट है, तो आपात की घोषणा कर सकता है। और ऐसी घोषणा संकट सन्निकट होने पर भी की जा सकती है, अर्थात युद्ध या किसी आक्रमण का विद्रोह के वास्तव में होने के पहले भी की जा सकती है। और राष्ट्रपति द्वारा देश में आपात के विद्यमान होने की घोषणा का नागरिकों के मूल अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ता है। और अनुच्छेद 358 क्या कह रहा है, यह उपबंधित करता है कि जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार ऑटोमेटिक निलंबित हो जाएंगे और सरकार की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए निर्बंध फिर उससे समाप्त होते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में ऐसे ही पढ़ लेंगे आप लोग कि क्या क्या है। आपातकाल में सरकार द्वारा पारित किसी भी विधि या उसकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए किए गए कृत्य को इस आधार पर न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल में वे अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और आपातकाल के दौरान किए गए कृत्यों के विरुद्ध आपात समाप्ति के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इतना ही नहीं, अनुच्छेद 359 द्वारा राष्ट्रपति को भी यह शक्ति प्रदान की गई कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति भी कर सकता है। और राष्ट्रपति को इसके लिए एक आदेश जारी करना होगा जिसमें वो उन अधिकारों का उल्लेख करेगा जिसमें वह आपात निलंबित करना चाहता है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 19 क में प्रदत्त अधिकारी को अब केवल देश पर युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण देश की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने की दशा में ही निलंबित किया जा सकता है और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आगे इसमें क्या कह रहा है, और ये सब सारे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, आप लोग इसको देखेंगे। सारा कॉन्सेप्ट इसको आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से। ये सारा अनुच्छेद 358 के तहत क्या है, न्यायालयों में चुनौतियां दी जा सकती है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 358 केवल उन कानूनों को संरक्षण प्राप्त करेगा जो आपात से संबंधित है, जो आपातकाल से संबंधित कानून है उन्हीं को, और अन्य कानूनों को आपातकाल में भी न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। और अब इसके तहत कि अनुच्छेद 359 में संशोधन करके स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित करने की शक्ति नहीं होगी और भविष्य में अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि 1975 में प्रवर्तित आपातकाल के दौरान कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई थी। तो क्या क्या चीजें हैं, मौलिक अधिकार पर प्रमुख वाद, मौलिक अधिकार बनाम निर्देशक तत्व। क्या क्या चीजें यहाँ पे कह रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार से प्रमुख कुछ वाद है क्या, ये देखिए कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में नए प्रावधान जोड़े गए जिनमें अनुच्छेद 15(4) के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान हुआ। अनुच्छेद 31 को इससे जोड़ा गया जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 के द्वारा। इसके अनुसार कृषि सुधार के लिए विधि का प्रावधान और जिसके तहत ऐसी भूमि का अधिग्रहण करना था किया गया तथा अनुच्छेद 31 के अनुसार नवी अनुसूची का समावेश किया गया ताकि इस सूची में डाले गए कोई विषय मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में असंवैधानिक घोषित नहीं किए जा सकेंगे। ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे।
और इस संशोधन की विधि मान्यता को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में चुनौती दी गई और न्यायालय को भी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 13 उन अधिनियमों पर लागू नहीं होता जो संविधान का संशोधन करते हैं और अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के प्रत्येक उपबंध का संशोधन करने की अनुमति देता है। अगला है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइजन मामला 1951 का। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने के समक्ष यह प्रश्न विचारधारा आया कि मूल अधिकार और जो निर्देशात्मक तत्व है यानी जो डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनके विरोध की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाएगी? कि व्यक्ति के मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी या जो राज्य के लिए नियम कानून बनाए गए हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन मामले 1951 में क्या क्या चीजें हुए फिर देखिए। फिर न्यायालय ने फिर निर्णय दिया इसमें कि ऐसी स्थिति में मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे क्योंकि अनुच्छेद 37 द्वारा स्पष्टता उन्हें न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय घोषित किया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट है वो राज्य के नियम कानूनों पर ऊपर होंगे और वे भाग 3 में दिए गए उपबंधों पर अभिभावी नहीं हो सकते जिन्हें अनुच्छेद 32 के तहत समुचित लेखों या निर्देशों द्वारा स्पष्टता परिवर्तनीय बनाया गया है। और मूल अधिकारों वाला अध्याय पवित्रतम अध्याय है, वे केवल उसी अध्याय में विभिन्न अनुच्छेदों में दिए हुए निर्बंधों के सिवाय विधायिका या कार्यपालिका के किसी विधान या आदेश के न्यून नहीं किए जाएंगे और नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अनुरूप उनके सहायक रूप में रहेंगे। डीपीएसपी एफआर के सहायक के रूप में। ये आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग में आपको लिखने के काम में आएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा जब मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और क्या कह रहा है? दूसरा था एक द केरल एजुकेशन बिल 1959 का ये मामला आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि डीपीएसपी मूल अधिकारों पर अभिभावी नहीं हो सकते तथापि मूल अधिकारों का विस्तार निर्धारित करते समय न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा नहीं करेंगे। ये इस पे आया केरल एजुकेशन बिल में। न्यायालय ने कहा कि दोनों में विरोध होने की दशा में सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का सिद्धांत अपनाना चाहिए और जहां तक संभव दोनों को प्रभाव देने का प्रयास करना चाहिए, मौलिक अधिकार को भी और नीति निर्देशक तत्वों को भी। और इसी आधार पर न्यायालय ने पशु संरक्षण कानूनों जिनके द्वारा गायों और बछड़ों तथा अन्य उपयोगी पशुओं के वध का प्रतिषेध किया जो विधिमान्य घोषित किया गया है क्योंकि उनका अनुच्छेद 48 के उपबंधों को प्रभावी बनाना था। पुनः फिर क्या हुआ? 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में 17वें संविधान संशोधन की विधि मान्यता को चुनौती दी गई और न्यायालय ने बहुमत द्वारा शंकरी प्रसाद के निर्णय को उचित माना अर्थात संसद के भाग 3 के किसी भी उपबंध को संशोधन करने में सक्षम है। और एक वर्ष बाद ही मौलिक अधिकारों में संशोधनीयता के प्रश्न 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के समक्ष लाया गया और बहुमत में यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 368 में संशोधन की केवल प्रक्रिया बनाई गई है और संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 248 में है। प्रक्रिया 368 में है प्रक्रिया और शक्ति जो है वो अनुच्छेद 248 में है। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे। और इसके तहत जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं ये देखिए क्या कह रहा है। अवशिष्ट शक्ति विधायी शक्ति असीमित है या संविधान के उपबंधों में अधिनियमित है। अनुच्छेद 13(2) एक अवरोधक की भूमिका में है इसमें, अतः मौलिक अधिकार न तो छीने जा सकते हैं न ही कम किए जा सकते। अनुच्छेद 13 के अनुसार 13(2) और संविधान का संशोधन एक विधि कानून है और प्रत्येक विधि अनुच्छेद 13(2) के अधीन है, ये ध्यान में रखेंगे। और प्रतिक्रिया स्वरूप 1971 में 24वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 एवं 367 में संशोधन किया गया और इनका गोलकनाथ के निर्णय के आधार पर हटाने और संसद के संविधान के संशोधन को शक्ति देना था। और क्या कह रहा है इसमें? इस अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 368 के उपबंधों के तहत पारित संविधान संशोधन 1913 के अंतर्गत विधि नहीं होगी और संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह मौलिक अधिकार छीनता है या प्रभावित करता है। अनुच्छेद 368(3) या 13(4) और संविधान का जो 25वां संशोधन अधिनियम 1971 हुआ, इसको पारित करके संसद ने निर्देशक तत्वों के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में एक नया अनुच्छेद 31(ग) जोड़ा गया जो राज्य के अनुच्छेद 31(ख) और (ग) में उल्लेखित तत्वों को प्रदान करता है। आगे जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी ध्यान से देखेंगे। ये सारे तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है कि विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि अनुच्छेद 14 और 19 के द्वारा गारंटी किए गए मूल अधिकार का अतिक्रमण करती है
और इस प्रकार संशोधन द्वारा अनुच्छेद 29 ख और ग में भी नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों के ऊपर देखा गया। जब कल से हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे इन सारे आर्टिकल्स के बारे में ध्यान में रखेंगे। और इस संशोधन अधिनियम का उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में संवैधानिक घोषित किया। और इस निर्णय में न्यायाधीश हेगड़े और मुखर्जी ने निर्देशक तत्वों के बारे में कहा कि निर्देशक तत्वों के महत्वों को कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये सारे उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। अब जो केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का मामला है, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इस मामले में न्यायाधीश हेगड़े और मुखर्जी ने कहा कि मूल अधिकार तथा निर्देशक तत्व हमारे संविधान के अंतःकरण है, दोनों एफआर और डीपीएसपी ये दोनों हैं। और मूल अधिकारों का प्रायोजन एक समतावादी समाज का निर्माण करना है और समाज के उत्पीड़न या बंधनों से सब नागरिकों को मुक्त करना है और सबके लिए स्वतंत्रता को उपलब्ध कराना है। और निर्देशक जो डीपीएसपी उसका प्रयोजन कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को नियत करना है जो अहिंसात्मक सामाजिक क्रांति द्वारा तत्काल प्राप्त किए जा सकते हैं। और मूल अधिकारों का निर्देशक तत्वों के बीच में कोई विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। 42वां संशोधन 1976। इस संशोधन द्वारा 13 ग में पुनः संशोधन किया गया और इसके विस्तार को बढ़ाकर उसमें डीपीएसपी के तत्वों को भी शामिल किया गया। और अनुच्छेद 31 ग केवल 2 निर्देशक तत्वों 39 का ख और ग के मूल अधिकारों को प्राथमिकता प्रदान करता है। कल जब हम लोग पढ़ेंगे ये सब डीपीएसपी में तब। और प्रस्तुत संशोधन अधिनियम संविधान के भाग 4 के सभी डीपीएसपी को भाग 3 के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट है उसके ही, आप इसको देख लेंगे क्या कह रहा है। जो भी जितने भी वाद हुए ये सारे वादों के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे खुद से, इंपॉर्टेंट है सारा वाद, आप लोग पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इस वाद में सारे इंपॉर्टेंट वाद हैं, आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। जैसे ये सारे चीजें आप लोग देखेंगे इसमें। अब मौलिक अधिकार के उपांतरण की शक्ति क्या है ये पढ़िए। आर्टिकल 33 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 33 द्वारा संसद को उपांतरण की शक्ति प्रदान की गई है। यानी संसद अपनी इस शक्ति के प्रयोग से निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में मौलिक अधिकारों को उपांतरित करके अथवा उपांतरित करके व्यवस्था कर सकती है कि किस सीमा तक इन व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। उपांतरित यानी परिवर्तन क्या कर सकती है ये देखिए। सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सुरक्षा बलों के सदस्यों पर, आसूचना या प्रति आसूचना के उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो संगठनों पर, और उन तीनों में निर्दिष्ट किसी बल ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों पर, ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। अब मौलिक अधिकारों की कुछ जगह आलोचना भी की जाती है। क्या ये देखिए, एक ही मौलिक अधिकारों में स्पष्टता का अभाव है। क्या कि संविधान की भाषा स्वयं में काफी जटिल है, तभी तो आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग कहा है। जो हमारा भारतीय संविधान है वो वकीलों के लिए इंपॉर्टेंट है। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार की अल्पता है हमारे मौलिक संविधान में, कि अल्पसंख्यक, अस्पृश्यता, सार्वजनिक हित आदि की पर्याप्त व्यवस्था इसमें नहीं की गई है, तथा भाग 2 में सामाजिक और आर्थिक अधिकार को नहीं रखा गया है। यहाँ पे एडिट है, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और रोजगार पाने का अधिकार वगैरह शामिल है। ठीक है ना, ये भाग 4 है, आप यहाँ पे ध्यान पर रखेंगे भाग 4। ठीक है। और अस्थायित्व का अभाव है, जैसे कुछ आलोचक इसे अस्थायित्व का अभाव का आलोचना करते हैं। जैसे 1978 में संसद द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समान विधिक अधिकार बना दिया गया। अस्थायित्व नहीं है, इसमें कभी भी चेंज हो सकता है। आपातकाल के दौरान इसमें निलंबन हो जाता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर सभी का निलंबन संभव बना दिया गया है। महंगा न्यायिक उपचार है इसका, महंगा एवं जटिल न्यायिक उपचार भी इसके आलोचना में है। निवारक निरोध का उपबंध अनुच्छेद 22 मौलिक अधिकारों के मुख्य भावना से इसे दूर करता है। ये सब आलोचनाओं में आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रतिमान दर्शन का अभाव है इसमें, कि कुछ आलोचकों के अनुसार मौलिक अधिकार पर पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सर आइवर जेनिक्स ने कहा कि मौलिक अधिकारों को किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया जा सकता, और आलोचक कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। यानी अनुच्छेद 39B सी को भाग 3 पर अधिकार देकर अन्य प्रकार की सीमा आरोपित की गई है। मौलिक अधिकारों के मूल्यांकन में देखिए क्या कह रहा है,
कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की प्रमुख रूप से निम्नलिखित अधिकारों पर आलोचना की जाती है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को इस आधार पर आलोचना की गई है कि इसमें कुछ ऐसी बातों को छोड़ दिया गया है जिन्हें मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए था, और इस श्रेणी में काम करने का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि को रखा जा सकता है। खैर, अब तो 14 वर्ष तक की उम्र को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार में शामिल कर दिया गया है। लेकिन उपयुक्त आलोचना करने वाले व्यक्ति भूल जाते हैं कि किसी भी देश के संविधान द्वारा देश में विद्यमान साधनों के आधार पर ही अधिकार प्रदान किए जाएंगे, कि देश में अगर साधन मौजूद है तभी, और भारत राज्य के पास इतने आर्थिक साधन नहीं है अब तक भी इन अधिकारों को लागू किया जा सके। और इतना होने पर भी भारतीय संविधान के निर्माता इन अधिकारों की ओर से उदासीन नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन अधिकारों को उन नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया है जिन्हें लागू करना शासकों का परम कर्तव्य समझा गया है। दूसरा क्या कह रहा है कि द्वितीय आलोचकों का कथन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के साथ इतने अधिक अपवाद और प्रतिबंध लगा दिए हैं, यह समझना भी कठिन है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से क्या मिला है। जैसे संविधान सभा में सरदार हुकुम सिंह ने कहा था कि यदि हम स्वतंत्रताओं को व्यवस्थापिका की इच्छा पर ही छोड़ देते हैं, जो कि एक राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य कुछ अन्य नहीं है, तो इन स्वतंत्रताओं के अस्तित्व में भी संदेह हो जाएगा। और इस वर्ग के आलोचक कहते हैं कि संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार प्रदान करता है तो दूसरे हाथ पे जो उसमें प्रतिबंध लगाया है उससे वो ले भी लेता है। लेकिन इस श्रेणी के आलोचक भूल जाते हैं कि असीमित स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करना न तो संभव है न ही हितकर है, नहीं तो व्यक्ति फिर उसका उल्लंघन करने लगेंगे। और मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे उनका औचित्यपूर्ण होना आवश्यक है, और प्रतिबंधों के औचित्य के निर्णय की शक्ति व्यवस्थापिका या कार्यपालिका को नहीं है, वरन न्यायपालिका को प्रदान की गई है। इस संबंध में भूतपूर्व न्यायाधीश छांगला अपनी पुस्तक में लिखते हैं, यह कहा जाता है कि हमारा संविधान एक हाथ से अधिकार प्रदान करता है और दूसरे असंख्य विवादों और प्रतिबंधों के माध्यम से अधिकारों को सीमित कर उन्हें वापस ले लेता है। मेरे विचार से यह आलोचना उचित नहीं है, और भारतीय संविधान के द्वारा ये आप आंसर में डालेंगे, असंख्य अपवादों और प्रतिबंधों के माध्यम से अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। इस टाइप से आप आंसर में लिखेंगे संविधान की आलोचना आएगी तो मूल अधिकार के, परंतु संविधान के द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंधों से औचित्य के निर्णय की शक्ति व्यवस्थापिका या कार्यपालिका को नहीं और न्यायपालिका को सौंपी गई है, और न्यायपालिका स्वतंत्र होने के कारण नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि संविधान के द्वारा संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों के स्थगन का जो अधिकार दिया गया है और संकट काल के अतिरिक्त समान परिस्थितियों में निवारक निरोध की जो व्यवस्था की गई है वह कटु आलोचना का विषय नहीं है। ये ध्यान से देखिए। और श्री एच.वी. कामत ने इन व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए संविधान सभा में कहा था, और इस व्यवस्था पर हम तानाशाही राज की और पुलिस स्थापना भी कर रहे हैं। तो ये सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या है, एक सेकंड का जरा समय दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। और इसमें कह रहा है कि इसी प्रकार संविधान सभा के सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था पुलिस के सिपाही के दृष्टिकोण से की गई है, न कि एक स्वतंत्र तथा संघर्षशील राष्ट्र की दृष्टि से। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट में आप लोग रखेंगे। मूल्यांकन में क्या 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 पढ़ लेंगे। मेंस के आंसर राइटिंग के लिए सारे मूल्यांकन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जब मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर को लेकर के बात करेगा। तो अब जो हमारे मूल अधिकार हैं इसकी महत्व और विशेषताएं क्या है। हमारे मूल अधिकार की महत्व विशेषताओं को देखिए कि सकारात्मक परिस्थितियों के निर्माण एवं विकास में सहायक होते हैं हमारे मूल अधिकार। व्यक्तित्व का विकास और मानवीय गरिमा की रक्षा करने के लिए है मूल अधिकार। किसी भी आधार पर जैसे लिंग, धर्म, जाति, वर्ग आदि पर भेदभाव की समाप्ति और विशेष अधिकार का अंत होता है इसके द्वारा। अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा के भाव का विकास होता है एफआर के तहत। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जरूरी जैसे वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, संस्कृति और भाषाई की स्वतंत्रता प्रदान करता है मूल अधिकार। ठीक है। और क्या क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य के निर्माण में सहायक है मूल अधिकार। विभिन्न समुदायों के मध्य शांति, समानता एवं बंधुत्व के विकास में भी सहायक है मूल अधिकार। वह न्याय योग्य है, इसके निलंबन एवं प्रतिबंध की स्थिति नागरिक और व्यक्ति सीधे उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक उपचार मांग सकते हैं आप मूल अधिकार के जरिए। और मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इस पे युक्त निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं।
ये सारी चीजें इसकी महत्व विशेषताओं में है। और क्या क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार विधि के शासन को स्थापित करता है, रूल ऑफ लॉ। और विधि के शासन से तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में विधि की समान सुरक्षा मिलेगी तथा कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर मतलब कानून से ऊपर नहीं होगा। और इससे राज्य की प्रकृति की पहचान होती है, वह किस प्रकार है, कल्याणकारी है या समाजवादी या उदारवादी या किस प्रकार का है, ये सब कुछ। और क्या कह रहा है इसमें, संविधान द्वारा संरक्षित विधि द्वारा उपचार योग्य है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं। संविधान संशोधन द्वारा इसे बदला जा सकता है, लेकिन आधिकारिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और मानवाधिकार की सुरक्षा की एक गारंटी भी है। मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में संबंध क्या है, ये आप पढ़ लीजिए कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में संबंध क्या है, क्या है इनमें संबंध। एक सेकंड, क्या है मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में संबंध, ये देखिए। मौलिक अधिकार और मानवाधिकार क्या क्या कह, मौलिक अधिकार एक कानूनी अधिकार है, नागरिकता से जुड़ा हुआ अधिकार है, ठीक है, एक कानूनी अधिकार है, नागरिकता से जुड़ा हुआ अधिकार है, विधिक महत्व का अधिकार है, और इस अधिकार से राष्ट्रीयता का बोध होता है, नागरिकों के कानून का सृजन करता है और राष्ट्रीय पहचान की शर्तें देता है हमारा मूल अधिकार। मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, मानवीयता से जुड़ा हुआ अधिकार है, नैतिक महत्व है, नैतिकता का बोध होता है मानवाधिकार से, और जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव के अस्तित्व के का सृजन का अधिकार है, और मानवीय पहचान की शर्तें हैं हमारे मानवाधिकार से। अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद आप एक नजर में देख लीजिए, एक सारणी में बना करके मैं लेकर आ गया हूं। यहाँ पे ये अनुच्छेद की संख्या दी गई है, इस साइड अनुच्छेद है और इस साइड उसकी विषय वस्तु, उसमें क्या कही है। हमने डिटेल से तो सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा ही है, लेकिन सिंपल से आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण, यानी एफआर के प्रति जो कानून है, विधि बनाई गई अनुच्छेद 13 के द्वारा। अब 14 से शुरू होता है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, जिसमें कानून के समक्ष सभी को समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 15 के द्वारा कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सभी व्यक्ति समान है। और 16 में क्या कह रहा है, ये सब समानता के अधिकार है कि सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता की, जितने भी सार्वजनिक रोजगार उसमें सबको अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का विरोध। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है, अंत, जो भी उपाधियां दी गई इसके अंत। तो ये हमारे समानता के अधिकार थे। अगला है फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी अनुच्छेद 14 से 18 समानता, और अनुच्छेद 19 से फिर हमारे स्वतंत्रता का अधिकार शुरू हो जाता है। तो अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण। और अनुच्छेद 23-24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में है कि मानव व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण। और अनुच्छेद 24 है कारखानों में बच्चों के रोजगार से निषेध। सारा मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 में, क्या कह रहा है कि अंतःकरण तथा बलात् के श्रम से संरक्षण और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में, यहाँ पे 26 थोड़ा नीचे आ गया है, ध्यान रखेंगे। 25 में अंतःकरण और बलात् श्रम से संरक्षण है, और 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है सभी नागरिकों को। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता, ये सब धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों तथा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के बारे में, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। अनुच्छेद 30 में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार। अनुच्छेद 31 के द्वारा संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, जो कि अब निरस्त हो गया है, और अब मौलिक अधिकार से विधि अधिकार यानी कानूनी अधिकार में शामिल हो गया है। कुछ कानूनों की सुरक्षा इसके तहत होती है, जैसे 31A के तहत संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा बनाई गई है।
31B के तहत कुछ अधिनियमों और विनियमन की वैधता भी दी गई है। अनुच्छेद 31C के तहत नीति निर्देशक से सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा है। 31D के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों को निरस्त करने की सुरक्षा है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार, ये जरूर दिया गया है। ये सारे चीज आप देख लेंगे क्या क्या पॉइंट है। इसी से संबंधित अनुच्छेद 32 में, जो अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 33, 34, 35, अनुच्छेद 32 से क्या क्या कहता है कि इसके अंतर्गत राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगा। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति है। 34 के द्वारा इस भाग पर प्रदत्त उन स्थितियों में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। और 35 यानी इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने से संबंधित नियम बनाए गए हैं। अब जैसे हमारे कुछ जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनसे भी संबंधित कुछ कानून है, ये भी देख लीजिए। जो नेशनल सिंबल्स है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किसके, कि श्याम नारायण चौकसे मामले में राष्ट्रगान आदेश यानी उच्चतम न्यायालय ने सभी सिनेमा हॉल को फिल्म के प्रसारण के प्रारंभ में राष्ट्रगान बजाने का निर्देश दिया था। और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में विधान और नियम संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अपने आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 51A के तहत, जब डीपीएसपी के बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी पे आएंगे, ये सारी चीजें। और क्या कह रहा है इसमें कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान के मामले से संबंधित है और इन प्रतीकों के अपमान पर दंडात्मक प्रावधान करता है। ठीक, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के द्वारा। भारतीय ध्वज संहिता 2002 एक कानून नहीं है, बल्कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी कार्यकारी निर्देशों का समेकन है और उसके तहत राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर रोक लगाने वाले व्यवहारों का विशेष ध्यान दिया जाता है कि ध्वज का अपमान नहीं। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, इसके तहत क्या प्रावधान दिए गए, ये देखिए कि भारत के राष्ट्र ध्वज का भारतीय संविधान का अपमान करने के मामले अधिनियम की धारा 2 के तहत जुर्माने के साथ बिना जुर्माने तथा अधिकतम 3 वर्ष के सजा का प्रावधान है जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेंगे। इसमें राष्ट्रीय ध्वज या संविधान के प्रति अनादर या अवमानना जैसे कि उसे जलाना, नष्ट करना, विकृत करना, अशुद्ध करना आदि शामिल है। ठीक है। और क्या कह रहा है कि धारा 3 के तहत राष्ट्रगान के अपमान को भी अपराध घोषित किया गया है और इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता 1960 की किसी भी धारा के तहत राष्ट्रगान बजाने के दौरान किसी नागरिक पर खड़े होने की अनिवार्यता लागू लेकिन नहीं की गई है। लेकिन अब राष्ट्रीय गीत का प्रचार, प्रमोशन ऑफ नेशनल सॉन्ग क्या करा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और एक राष्ट्रीय गीत को बढ़ावा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने हेतु एक याचिका को खारिज कर दिया था। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यालयों, अदालतों, विधानसभा और संसद में राष्ट्रीय गान अनिवार्य बनाने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। हालांकि अदालत ने स्कूलों को काम के दिनों में राष्ट्रीय गान बजाना चाहिए या गाना चाहिए से संबंधित याचिका को आगे विचार के लिए भी सुरक्षित रखा है। राष्ट्रीय गीत आपको पता ही है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया गया था। राष्ट्रगान के बारे में देख लीजिए, हमारा आप लोगों को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रगान मूल रूप से बंगाली में रचित है और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जन गण मन का पहला छंद है और आबिद अली द्वारा इसकी हिंदी और उर्दू में फिर अनुवाद किया गया। ये मूल रूप से बंगाली में है, आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया। यह पहली बार 1911 के कांग्रेस के सम्मेलन में गाया गया था हमारा राष्ट्रीय गान। तो ये आज का टॉपिक था जो हमारे मूल अधिकार से संबंधित था। यहीं पे समाप्त होता है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग इसे फॉलो कर लेंगे। ये अनअकैडमी का लिंक, इसे भी फॉलो कर लेंगे। अनअकैडमी पे शाम 4 बजे से मैं शुरू कर रहा हूँ। जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी एक नई क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। अनअकैडमी ऐप पे लाइव होगा और एक 8 बजे रात में शुरू करता हूँ क्या
1 ईयर के जो भी करंट अफेयर्स हैं पूरा जनवरी 2020 से लेकर के अब तक के, वो मैं सारे सॉल्व कराऊंगा। जो 2021 में जो लोग प्री देंगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जो नहीं भी देंगे उनको इससे बेसिक जानकारियां बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर हम लोग की मुलाकात होगी 1 बजे इंडियन पॉलिटी के अपने अगले टॉपिक DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ। तो कल फिर मुलाकात होगी 1 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।